नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम कोको आइलैंड के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि ये आइलैंड अंडमान से करीब 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और ये म्यांमार के कंट्रोल में आता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पर चाइनीज प्रेजेंस को बढ़ते हुए देखा जा रहा है, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि ये आइलैंड मलाक्का स्ट्रेट से ठीक सामने ही मौजूद है। और अगर चाइना यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को धीरे धीरे बनाता रहता है तो ये इंडियन नेवी के लिए बहुत ही बड़ी नेगेटिव साइड होने वाली, क्योंकि अभी मलाक्का स्ट्रेट को चोक करना भारत की सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट होने वाली थी, जिसमें हम चाइना की सप्लाई चेन को वहां पर रोक सकते थे। पर अगर चाइना यहाँ पर अपना बेस बना लेता है तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर भारत की तरफ से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब इसी बीच ये बात अभी पता चला है कि भारत की तरफ से भी कोको आइलैंड पर बनाए गए और एक्सपेंड किए जा रहे एयरवेज को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अलावा अभी यहाँ पर चाइना की एक सीक्रेट बेस होने की उम्मीद भी किया जा रहा है, जिनको रेगुलर चेक करने के लिए कोको आइलैंड के करीब इंडियन नेवी की MQ-9 रीपर ड्रोन को डिप्लॉय किया गया है, जो कि लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। अभी तो ये भी पता चला कि यहाँ पर म्यांमार की तरफ से सिर्फ अपनी एयरवेज को ही नहीं बल्कि एक डीप वाटर पोर्ट को भी बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि भारत के लिए फ्यूचर में एक बहुत सारे प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर चाइना का प्रेजेंस हुआ तो चाइना के शिप्स यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आ सकते हैं, जो कि इंडियन नेवी के लिए काफी खतरा बन जाएगा। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि हमारी बॉर्डर से करीब 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई दुश्मन का नेवल बेस मौजूद होगा तो इससे हमें कितना खतरा हो सकता है। और सिर्फ जंग जैसे हालात में ही नहीं बल्कि भारत की तरफ से किए जाने वाले किसी भी मिसाइल टेस्ट को यहाँ बैठ के जासूसी किया जा सकता है, क्योंकि टेक्निकली हमारे सभी टेस्ट होते हैं वो इसी रीजन में होते हैं और ये बिल्कुल सेंटर पोजीशन में मौजूद है, जहाँ पर आसानी से बैठकर चाइना किसी भी इंडियन मिसाइल टेस्ट को मॉनिटर कर सकता है। अगला अपडेट एक बहुत ही दुखद अपडेट होने वाली है, क्योंकि अभी एक बार फिर से हमारा MiG-21 एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका है। यह हादसा आज करीब सुबह के 9:25 के आसपास हुआ था, जब एक MiG-21 एयरक्राफ्ट अपनी रूटीन मिशन पर था। ये एयरक्राफ्ट सूरतगढ़ एयरवेज से टेक ऑफ करने के बाद अचानक से इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने की बात सामने आई थी, जिसके बाद पायलट की तरफ से वापस प्लेन पर अपना कंट्रोल पाने के लिए कोशिश किया गया था। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि MiG-21 को ऑपरेट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है और ये काफी पुराने भी हो चुके हैं, जिस वजह से बार बार एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहे हैं। और अगर एक बार हवा में इनमें कोई दिक्कत आ जाती है या फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो वापस इन पर कंट्रोल कर पाना काफी नामुमकिन जैसा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में पायलट की तरफ से अंतिम स्टेज में जाके प्लेन से इजेक्ट करने का फैसला किया गया था। और अच्छी बात यह कि इसमें पायलट को कोई भी चोट नहीं है और वो सही सलामत है। लेकिन इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि जब ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ तो ये सिविलियन एरिया में जाके क्रैश हो गया था और एक घर के ऊपर गिर गया था, और इस हादसे की वजह से उस घर में मौजूद लगभग 3 लोगों की वहां पे मौत हो चुकी है। अभी इस साल के अंदर दूसरी बार हो रहा है जहां पर इंडियन एयरफोर्स की कोई एयरक्राफ्ट क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। इससे पहले जनवरी के महीने में एक सुखोई और एक मिराज 2000 आपस में ट्रेनिंग के दौरान भी टकरा गए थे, जिसमें से एक एयरक्राफ्ट जाके मध्य प्रदेश के अंदर गिरा था तो दूसरा एयरक्राफ्ट जाके राजस्थान में गिरा था, और इसमें एक पायलट की जान भी चली गई थी। अब MiG-21 की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट अभी ओवर टाइम में ड्यूटी कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सके इनको रिटायर कर देना चाहिए। फिलहाल अभी इनको हम लोग खींच के 2025 के आसपास इस्तेमाल करने वाला, और उसके बाद जाके इनको तेजस MK-1 से रिप्लेस करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट भारत और रशिया की तरफ से है। आप सभी जानते हैं कि भारत ज़्यादातर रशियन डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। हालांकि धीरे धीरे इसको भारत अपनी इंडिजिनस सिस्टम से रिप्लेस कर रहा है, फिर कोई यूरोपियन ओरिजिन सिस्टम से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में हम लोग रशियन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और जब से रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुआ है तब से रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाया जा चुका है और रशिया को सिर्फ पेमेंट मेथड से बाहर कर दिया गया, जिस वजह से रशिया के साथ कोई भी डिफेंस डील को कर पाना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो अभी डायरेक्टली रशिया के साथ कोई भी स्पेयर पार्ट को लेकर या सर्विस को लेकर डील कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। अब रशिया की तरफ से भी लगभग सेम प्रॉब्लम को फेस किया जा रहा है, और जो भी देश अभी तक रशिया की डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते थे उनको भी रशिया टाइम पर सर्विस और स्पेयर पार्ट को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिससे रशिया को 2 तरीके के नुकसान यहाँ पे हो रहे हैं। पहला, फाइनेंशियल लेवल में अभी के लिए रशिया को कोई डील नहीं मिल रहा है और कोई डील वो लोग नहीं कर पा रहे और अपनी एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास सर्विस को नहीं पहुंचा पा रहे। और दूसरा, अगर ये आगे चलता रहा तो जो लोग भी अभी रशियन डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्यूचर में किसी दूसरे सप्लायर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि रशिया के साथ उनको काफ़ी सारे मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से रशिया अपनी एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी आगे चल के खो सकता है। तो इससे काइंड ऑफ रशिया को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस पर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब इसका एक कॉमन सोल्यूशन को निकालने के लिए रशिया और भारत के बीच
एक बातचीत को शुरू किया गया था, जिसमें रशिया की तरफ से अभी अपनी सभी मेजर वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स को भारत में अपनी एक प्रोडक्शन लाइन को एस्टेब्लिश करने की प्लानिंग किया जा रहा है, जिसमें वो डायरेक्टली भारत की मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर शामिल हो पाएंगे और इनडायरेक्टली अपनी सभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भारत से सभी इक्विपमेंट को भी सप्लाई कर पाएंगे। अब टेक्निकली जो कंपनी भारत में एस्टेब्लिश किया जाएगा, ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी होगा जिसमें रशिया की ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और इंडियन कंपनी शामिल रहेंगे और यहाँ पर बनाए जाने वाले इक्विपमेंट और कंपोनेंट्स को फ्यूचर में रशिया को भी सप्लाई किया जा सकेगा, क्योंकि रशिया को खुद को अभी स्पेयर पार्ट की काफ़ी ज़रूरत है, जिनको वो भी आगे चल के भारत से आउटसोर्स करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इसी वजह से आगे चल के रशिया की तरफ से भारत में अपनी सभी एग्जिस्टिंग वेपन प्लेटफॉर्म की सप्लाई चेन को एस्टेब्लिश करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की एरियल टैंकर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हमारे पास करीब 6 IL-78 टैंकर मौजूद है, लेकिन फिर भी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यानी कि ओवरऑल रिक्वायरमेंट के मुताबिक बस 30% के आसपास है, क्योंकि साइज के हिसाब से हमारी एयरफोर्स को अभी कम से कम 12 से 18 एरियल टैंकर की ज़रूरत है। अब ऐसे में हमारे पास जो IL-78 टैंकर मौजूद है, इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी भी काफ़ी कम रहता है, जो कि 50% से भी नीचे रहता है, जिस वजह से अब उम्मीद कर सकते हैं कि 6 में से हमेशा 3 ही ऐसे टैंकर बचे होते हैं जो कि ऑपरेशनल कंडीशन में रहते हैं। और इसी वजह से अभी एडिशनल 6 एरियल टैंकर को भी या फ्लाइट रिफिलिंग एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्लानिंग किया जा रहा है। लेकिन अभी के लिए जब तक कि नए टैंकर्स को इंडियन एयरफोर्स में शामिल नहीं किया जाता है, तब तक हमारे पास एरियल टैंकर्स की कमी होने वाली, जिनकी भरपाई करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी बड़ी टू बड़ी रिफिलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा रहा है और अपने पायलट्स को बड़ी टू बड़ी रिफिलिंग करने के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अब इसमें होता क्या है कि जो नॉर्मल एरियल टैंकर्स होता है वो साइज में काफी बड़ा एयरक्राफ्ट होता है, जो कि रिफिलिंग के दौरान एक फिक्स स्पीड में और पैरेलल पाथ को फॉलो करता है, और सेम टाइम पर जो फाइटर जेट्स होते हैं या कोई नेत्र जैसे छोटा साइज का एयरक्राफ्ट होता है, तो उसके साथ वो लाइनअप करके और रिफिलिंग करने की कोशिश करते हैं। अब ये करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, लेकिन जो बड़ी टू बड़ी रिफिलिंग सिस्टम होता है ये इससे भी ज्यादा मुश्किल काम होने वाला है, क्योंकि इसमें कोई भी बड़ा एयरक्राफ्ट नहीं होता है और सुखोई या रफाल जैसे कोई एयरक्राफ्ट को हम एरियल टैंकर की तरह इस्तेमाल करने की वहां पे प्लानिंग कर रहे हैं, और इसके साथ एक दूसरा एयरक्राफ्ट को लाइनअप करके इससे फ्यूल को वहां पे ट्रांसफर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन साइज में छोटे होने की वजह से इसके साथ लाइनअप कर पाना और फ्यूल नोजल को सही तरीके से प्लेस कर पाना बहुत ही बारीकी से करना पड़ता है, और ये मेथड इतना एफिशिएंट भी नहीं होता है, क्योंकि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या प्रॉपर एरियल टैंकर में हम जितना फ्यूल को भर के ले जा सकते हैं उससे मल्टीपल एयरक्राफ्ट को फुली रिफिल किया जा सकता है। लेकिन जब हम एक फाइटर जेट से दूसरे जेट को रिफिल करने की कोशिश करते हैं तो इसमें हम लिमिटेड फ्यूल को ही ट्रांसफर कर सकते हैं, पर अभी हमारे पास इससे कोई बेहतर ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन जो पायलट्स बड़ी टू बड़ी रिफिलिंग करना सीख जाएंगे आगे चल के, उनके लिए किसी एरियल टैंकर से रिफिलिंग करना बहुत ही आसान काम होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।